हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राहु के संबंध में हमारी चर्चा चलने लग रही है कि जो 23 सितंबर 2020 को राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है वो मेष से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए किस तरह के शुभ प्रभावों को लेके आ रहा है। क्योंकि राहु ब्रह्म है, राहु अज्ञात है, राहु गेन है, राहु हमारे लिए लॉटरी है, राहु हमारे लिए अचानक से आने वाली बीमारी है। इसलिए इस राहु को जानना अति आवश्यक हो जाता है। डरे नहीं, क्योंकि भय और अंधविश्वास ना उत्पन्न हो, इसीलिए जो राहु के संबंध में जानकारियां हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूं और किस तरह से इस परिवर्तन को हम सकारात्मक रूप दे सकते हैं किन छोटे छोटे उपायों को करके। क्योंकि जो हमारे कर्म है, जो हमारे नियत कर्म हो जाते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में किस तरह से पॉजिटिविटी का आगाज हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी हॉरोस्कोप में कहां पर राहु की स्थिति बनी हुई है ये आपको जरूर पता होगी। अगर नहीं पता है तो जान लें किसी भी योग्य से। जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही जाने। आप यदि अपने किसी जानकार को जानते हैं जो आपकी हॉरोस्कोप को प्रॉपर तरीके से रीड कर सकता है, आप उनसे कंसल्ट करें और जानकारी लें, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी भय के। क्योंकि ये एक सामान्य परिवर्तन है जो आपके हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति के ऊपर निर्धारित करता है कि ये गोचर आपके लिए क्या परिणाम लेके आएगा। क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के पूरे व्यक्तित्व को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उसी के अनुरूप उनका व्यवहार हो जाता है। गुरु के साथ बैठेंगे तो गुरुवत व्यवहार करेंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्यवत व्यवहार करेंगे, मंगल के साथ बैठेंगे तो मंगलवत व्यवहार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु की एक करेक्टरिस्टिक हो जाती है कि वो जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेंगे उनकी करेक्टरिस्टिक को हूबहू अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। राहु छाया है, इट मीन्स छाया जो दिखाई नहीं देती, जो अज्ञात है, लेकिन जो हमारी शेडो होती है वो 12 बजे मध्य काल में बिल्कुल नगण्य हो जाती है। इट मीन्स हमारे जो कर्मों का प्रतिरूप है वो हम लेकर चलते हैं। हमारे नियत कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा आने वाला समय किस तरह का रहेगा। अगर हमारे नियत कर्म शुद्ध है, शुभ है, तो डरिए नहीं, ये राहु आपके लिए अति शुभता लाने वाला है। और अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कि थोड़े से यदि उपाय कर लिए जाएं, अगर आपको पता है कि आपके हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति क्या है, किस भाव में वो विराजमान है, तो आप मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपायों को अपना के इस गोचर को और शुभता प्रदान कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए प्रत्येक भाव के संबंध में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि यदि आपकी हॉरोस्कोप में प्रथम भाव में, मैं जॉडियक साइन की बात नहीं कर रही हूं, मैं भाव की बात कर रही हूं, अगर प्रथम भाव में राहु विराजमान है, इट मीन्स आप इंटेलिजेंट होंगे, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक प्रखरता होगी, आपके नेतृत्व करने की क्षमता सुंदर होगी, आपके निर्णय अति सकारात्मक होंगे, आपके अंदर हर स्थिति के अंदर मैनेज करने वाली संभावनाएं, स्थितियां होंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर भाव प्रथम में राहु विराजमान है और आपको लगता है कि इनसे संबंधित कोई भी रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप सूर्य से संबंधित उपाय करें। क्योंकि लग्न में राहु सूर्य यानी सिंहस्थ हो जाते हैं और उसी के अनुसार परिणाम देने वाले रहते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, आप नियमित तौर पे उनसे आशीर्वाद लें, ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें, तांबे के लोटे के अंदर जल डाल के उसमें रोली मिलाकर आप सूर्य को 3 अर्घ दें और सुबह जल्दी उठें। तो यही राहु आपको नेम फेम दिलाने वाला होगा, रिद्धि सिद्धि में बरकत देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्न में राहु अति सुंदरता देने वाला हो जाता है और जिस राशि के अंदर वो बैठे हैं, आपकी हॉरोस्कोप में यदि उस राशि का राशिपति केंद्र के भावों में, त्रिकोण के भावों में विराजमान है, तो समझिए फिर बेहद खूबसूरती आपको इस गोचर के दौरान
मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं दूसरे भाव के अंदर यदि राहु विराजमान है तो अब ये चंद्रमा के भाव के अनुरूप काम करेंगे, क्योंकि यहां पर आकर राहु कहीं ना कहीं आपके मन को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। और जब मन प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है, क्योंकि राहु सबसे पहले बुद्धि को ही प्रभावित करते हैं, भ्रामकता दे देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। जब भ्रम उत्पन्न होता है तो हमारी कोई भी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि अब हम, यदि हमारे दूसरे भाव में राहु विराजमान है, तो हम अपने माथे पर नियमित तौर पर जो कहीं से उपलब्ध हो जाए, यदि आपको हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, यानी जब कभी आपने देखा हो कि चिड़ियाघर वगैरह के अंदर गए हैं आप, या कहीं पर मूवमेंट में हाथी को यदि आपने देखा है, तो आप उसके पैर के नीचे की मिट्टी को किसी डिब्बी के अंदर इकट्ठी कर लें और नियमित तौर पर उस मिट्टी से आप अपने माथे पे तिलक करें, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, जो भावों के अंदर एक भ्रामकता उत्पन्न हुई है, वो दूर होगी और सुंदर स्थितियों का आगाज करने वाला ये समय आपके लिए रहेगा। इस गोचर के दौरान यदि आपके घर के अंदर हाथी दांत से संबंधित कोई वस्तु रखी है तो वो भी शुभता देने वाली होगी। अब यही अगर तीसरे भाव में जिन लोगों की हॉरोस्कोप में राहु देव विराजमान है, तो आपको अपने भाई बंधुओं के साथ किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। अपने पिता का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। आपके दादा आपके लिए अति कारक हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप उनकी सेवा करें, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। वैसे तो हर बड़े व्यक्ति का मान सम्मान करना होता है, लेकिन राहु दादा को दर्शाता है, इसलिए जो दादा दादा के समान आपके घर में व्यक्ति हैं, उनका आप आदर सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आप अत्यधिक मान करें। जी हाँ दोस्तों, अगर तीसरे भाव में राहु है तो वो अचानक से आपका भाग्योदय करा देगा। और आपके घर में यदि कोई सांवले रंग का रिश्तेदार है या कोई भी इस तरह का आपका मित्र है, वो आपके लिए अति मददगार साबित होगा। ये गोचर आपके लिए अति शुभता लाने वाला रहेगा। यदि आपका अपने भाई बंधुओं के साथ बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप है, तो इस गोचर के दौरान आप अपने राहु को सुंदर बनाने के लिए अपने हर रिश्तेदार के साथ कॉर्डियल रहें, क्योंकि तीसरे भाव में राहु उच्च स्वरूप परिणाम सुंदर रिजल्ट देने वाला होता है। वहीं अगर चौथे भाव में राहु विराजमान है, तो अब आप 4 तोले की चांदी की गोली, जिसके अंदर कोई भी जोड़ तोड़ ना हो, वो सफेद धागे में डाल के अपने गले में रखें या अपनी पॉकेट में रखें। उससे आपको शुभता मिलेगी, सुख साधन के अंदर समृद्धि मिलेगी, आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और कर्म क्षेत्र के अंदर अच्छी स्थितियों का आगाज होगा। राहु यदि 5वें भाव में हो तो आपको सुंदर रिजल्ट लाने के लिए चांदी की पतरी अपने दहलीज के ऊपर खड़ी करके, यानी कि जो दहलीज होती है, दरवाजा है मेन, उसके अंदर आप वर्टिकल स्टैंडिंग वे में आप उसको चांदी की पतरी को लगा दें ड्रिल करके, तो वो कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत रिजल्ट देने वाली रहेगी, रिद्धि सिद्धि का आगाज करने वाली होगी। और जो राहु से संबंधित बेस्ट परिणाम आपको मिलने चाहिए वो आपके लिए निर्मित होते चले जाएंगे। राहु यदि आपके 6ठे भाव में विराजमान है तो आपको शीशे की सिक्के की गोली, यानी कि जो गोल कंचे होते हैं, उनको यदि आप किसी बाउल के अंदर अपने घर में रखते हैं या अपने ऑफिस के ड्रॉर में रखते हैं रंग बिरंगे कंचे, तो वो आपको फायदा देने वाले होंगे, आपके कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान देने वाले होंगे। अब यदि भाव 7 में राहु विराजमान है तो सतर्क हो जाएं और औरतों की इज्जत करना, हर बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा का दायित्व रखना, अपने जीवन साथी का मान रखना जरूरी है। अन्यथा आपको पूरे
कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यदि सप्तम भाव में राहु है तो आप शक से दूर रहें, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें। यदि आप उनके साथ कॉर्डियल रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हर तरह से आप औरतों के मान सम्मान की रक्षा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर तरह का वैभव, हर तरह की खुशहाली ऐड ऑन हो जाएगी। क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके जिंदगी के अंदर आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का हो जाता है। तो अगर आप इस भाव को बैलेंस कर लेते हैं तो हर स्थिति सुंदरता लाने वाली रहेगी। अब यदि 8वें भाव में राहु विराजमान है तो अष्टम से जब वो पूर्ण सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पे डालते हैं तो जो अचानक से आपके लाभ और हानि है उनको बैलेंस करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अष्टम भाव में राहु विराजमान है तो जो खोटे सिक्के होते हैं या एल्युमिनियम के सिक्के हैं वो कम से कम आधा किलो हो, उनको आप बहते जल में बहा दें। अगर कोई एडवर्स रिजल्ट्स आपको महसूस हो रहे हैं तो क्योंकि अष्टम में राहु कहीं ना कहीं अज्ञात अचानक से आपके लिए स्थितियों का निर्माण करने वाले हो जाते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। इसलिए इस तरह का उपाय आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता लाने वाला रहेगा। नवम भाव में यदि राहु है तो बृहस्पति देव से संबंधित जितने भी उपाय हैं वो कारगर रहेंगे। आपके पिता का सम्मान करें, दादा का आशीर्वाद लें, अपने बड़े बुजुर्गों गुरुजनों का, धर्म से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है या कार्य है उनको यदि आप अपनाते हैं तो सुंदरता वाले रिजल्ट्स रहेंगे। धर्म केवल ये नहीं कि आपने दिया बत्ती की और हाथ जोड़े, जी नहीं। धर्म वो हर काम है जो नीति सम्मत हो, वो जो किसी के लिए सुंदरता प्रदान करने वाला हो। आप स्वयं जानते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जी नहीं। धर्म आपका एक सही बात के साथ खड़ा होना, एक सजगता, एक सुंदरता जो आप समाज के अंदर दे सकते हैं, एक सुंदर क्रिएशन जो आप सोसाइटी को दे सकते हैं, वो सब यदि आप नीति सम्मत करते हैं तो आपके लिए सुंदर रिजल्ट लाने वाला ये गोचर रहेगा। आपका बड़ों का आशीर्वाद भाग्यवर्धक रहेगा, आपके हर कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। इसलिए यदि आप इस गोचर के दौरान बृहस्पतिवार के व्रत, गुरु के व्रत करते हैं या गुरुवार के दिन संध्या काल में कोई भी सुंदर चैरिटी करते हैं तो वो सुंदरता देने वाला रहेगा। और हॉस्पिटल्स के अंदर यदि आप दवाइयों का वितरण करते हैं इस गोचर के दौरान तो फिर आपके लिए बहुत खूबसूरत स्थितियों का निर्माण होगा। क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके संतान के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके सुख साधन के लिए, आपके कर्म क्षेत्र लाभ के लिए अब बहुत सुंदर रिजल्ट देने वाले राहुदेव हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बड़ों का सम्मान करते हैं तो जो ब्लेसिंग्स है वो आपके हर हर्डल्स को दूर करती हुई चली जाती हैं। जब यदि आपके दशम भाव में राहु विराजमान है हॉरोस्कोप में तो नीली या काली टोपी पहनना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। किसी भी तरह से आप नंगे सिर ना रहें, अपने सर को यदि आप कवर करके रखते हैं तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो प्रॉपर वे में चैनलाइज होंगी, आपके जितने भी काम हैं वो सुंदरता देने वाले होंगे। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज को मेंटेन कर लेते हैं, आप अपने कर्मों को यदि मेंटेन कर लेते हैं तो हर स्थिति आपके अनुरूप हो जाती है। आपको इस गोचर के दौरान अपनी कोई भी बात किसी के साथ पूर्ण होने से पहले डिस्कस नहीं करनी चाहिए, वरना उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए आप किसी से कहे नहीं। राहु यदि एकादश भाव में है तो नीलम पहनना आपके लिए अति शुभकारी होगा। क्योंकि राहु यहाँ पे उच्चस्त रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं आपके लिए, आपके संतान के लिए, आपके लाभ के लिए, और अचानक से आपके गेन्स के अंदर बढ़ोतरी करने वाले हो जाते हैं। इसलिए नीलम पहनना यहाँ पर अति शुभकारी होगा। जरूरी हो जाता है कि पहले आप किसी जानकार व्यक्ति से जान लें कि आपके हॉरोस्कोप में शनि देव की स्थिति क्या है। क्योंकि शनि की स्थिति यदि अकॉर्डिंग है तो फिर नीलम पहनना और राहु के उपाय करना अति कारगर हो जाएगा, आपके गेन्स को बढ़ाने वाला हो जाएगा। और
अगर आप किसी से नहीं पूछना चाहते तो नीलम पहनने से पहले एज अ प्रिकॉशनरी आप उसको अपने पिलो के नीचे 3 दिन रखें। अगर आपको कोई बहुत अच्छा सपना आता है, इट मीन्स वो आपके लिए अति अति कारगर है। और फिर यदि आपको लगता है कि कुछ हर्डल्स या कुछ नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप ना पहने। मेरा सजेशन रहेगा कि नीलम धारण करने से पहले आप नीली को ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत सस्ता और बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला है। क्योंकि नीलम के अंदर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव मैटर हो जाता है। तो मेरी राय रहेगी कि पहले आप नीली ट्राई करें। अगर द्वादश भाव में राहु देव की स्थिति बनी हुई है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाएं। क्योंकि द्वादश में जब भी राहु की स्थिति बन जाती है, तो जितनी भी जानकारी मेरी है, मैंने जितनी हॉरोस्कोप्स को रीड किया है, मैंने पाया है कहीं ना कहीं लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, कारावास संबंधी स्थितियों का निर्माण हुआ है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर द्वादश में राहु विराजमान है, तो जो अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड नॉलेज है, उनके अंदर तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से आपको जरूर बचना चाहिए, रोड रेज की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, किसी भी तरह के गवर्नमेंट लीगल इश्यू में आपको नहीं फंसना चाहिए। और बचाव के तौर पे 4 kg यदि सिक्का, खोटा सिक्का या रांगा कहें, उसे आप पानी में बहा दें, बहते जल में बहा दें, तो शुभता लाने वाला रहेगा। या 4 नारियल पूजा वाले यदि आप उनको बहते दरिया में यानी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, उनमें आपका बचाव हो सकेगा। और इस गोचर के दौरान यदि द्वादश भाव में राहु विराजमान है आपकी हॉरोस्कोप में, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप किसी भी तरह के इलिसिट रिलेशनशिप से बचें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से आपको जरूर बचना चाहिए। औरतों की इज्जत करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके लिए एडवर्स कंडीशंस का निर्माण हो जाएगा और रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति का आगाज हो जाएगा। तो जब हमें पता हो कि किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो क्यों ना हम छोटी छोटी चीजें अपना के अपने आने वाले इस गोचर को और शुभता प्रदान करें। ये छोटे छोटे काम जो भी हम करते हैं, ये हमें संबल देते हैं, हमारे ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, और एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है हमारे चारों तरफ। कहते हैं ना कि जब आप किसी भी संकल्प के साथ कोई काम करते हैं, तो वो कॉस्मोस, वो वातावरण भी हमारे साथ खड़ा होता है। जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले, क्योंकि वो आपके इनर और आउटर, इट मीन्स आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो गया है और आपको पॉजिटिविटी मिलनी तय है। ओवरऑल यदि आप इनको नहीं भी करते हैं या करते हैं, किसी भी तरह के संदेह को अपने मन में ना लाएं, क्योंकि संदेह के साथ किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता है। अगर आपको इन उपायों को करना है, तो संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। संशय के बिना आप इस काम को करें। 101% आप जिस संकल्प के साथ इन कामों को कर रहे हैं, आपके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग होंगे। आप सैटरडे के दिन ओवरऑल यदि किसी को नहीं भी जानकारी है अपने भावों के अनुसार कि राहु की स्थिति क्या बनी हुई है, तो वो शनिवार के दिन अपने घर की क्लिनजिंग सी सॉल्ट से करें। और फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा, जिसे हम एलम कहते हैं, बड़ी आसानी के साथ किसी भी ग्रोसरी पे मिल जाएगा, उसे आप लाके अपने घर में कहीं पे भी ऐसी जगह रखे जहां से वो दिखाई ना दे। और स्पेशली जो आपके एंट्रेंस के ऊपर बैक, जब डोर खुलता है तो बैक साइड होती है, वहां पे आप उसे प्लेस कर दें। या अपने वॉशरूम्स के अंदर फिटकरी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनको उसके अंदर रखें, शीशे की कटोरी में, और हर हफ्ते उसे आप फ्लश आउट कर दें। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी, और जितने भी राहु संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट हैं, वो आपको मिलते हुए चले जाएंगे। और
इसके अतिरिक्त यदि आप फिर भी जानना चाहते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति क्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गोचर हर व्यक्ति के लिए एक शुभता लाने वाला रहेगा और आपके कामों के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स को क्रिएट करने वाला होगा, क्योंकि हमारा हर कर्म निर्धारित करता है कि हमारी डेस्टिनी क्या होगी। उसके अंदर एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है। धन्यवाद। मिलती हूं अगली जानकारी के साथ और उम्मीद करती हूं कि आप सब ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा और इस सुंदर जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा, क्योंकि जब हम शुभता बांटते हैं तो हमें शुभता मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।